जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार तड़कता भड़कता क्लास आपके लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का, लेकिन सबसे पहले देखेंगे हमारा आज का विचार क्या कहता है, क्योंकि विचार ही है जो हमारी सोच को बदलने की ताकत रखते हैं। तो उम्मीद मत छोड़ो, जब आपको लगेगा कि सब कुछ नहीं हो सकता तब ही चमत्कार होता है। याद रखना दोस्तों, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसका मतलब आपको आखिरी चाबी तक प्रयास करते रहना है, मंजिल आपके कदमों में जरूर होगी। एक सरकारी नौकरी की तो बात है दोस्तों, तैयारी में लगे रहो, आज नहीं तो कल जरूर होगा। कहते हैं ना, आज नहीं तो कल होगा, सब कुछ हमारा होगा। मैं भूल गया था डायलॉग, जो भी था जैसा भी था, लेकिन हाँ, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अभी याद आया, अभी याद आया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे आते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। एमसीक्यूज के फॉर्म में पूरा सेशन कवर करेंगे हम लोग। तो यहां पे पहला जो सवाल है वो है इकोनॉमी एंड फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, अभी देखिए एक आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है, इसको आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। किस चीज की मंजूरी दी है ये आपको बताना है। आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को आरबीआई ने किस प्रकार की वित्तीय संस्था के लिए मंजूरी दिया है कि आप कमर्शियल बैंक बन जाओ, या फिर आप स्मॉल फाइनेंस बन जाओ, या फिर आप गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन जाओ, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन जाओ, या फिर आप पेमेंट बैंक बन जाओ। ठीक है, याद रखेगा। पहले तो देख लेते हैं आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड क्या है। ठीक है, आर्यमान, ठीक है बच्चों, आर्यमान आर्यमान फाइनेंशियल, आर्यमान फाइनेंशियल फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, आर्यमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये एक कंपनी है जो कि सेबी में लिस्टेड है, सेबी में लिस्टेड है। ठीक है, सेबी में लिस्टेड है, ऑलरेडी ऑलरेडी लिस्टेड है, याद रखना, सेबी में ऑलरेडी लिस्टेड है। सेबी का मतलब क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। किस बात का अप्रूवल दे दिया है? कि आप एनबीएफसी एनबीएफसी आईसीसी बन जाओ, यानी कि आपको मैं लाइसेंस देता हूं। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? एनबीएफसी आईसीसी का याद रखना, ठीक है, याद रखना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्लियर पॉइंट। और किस कैटेगरी में? तो आईसीसी, आईसीसी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, आईसीसी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, क्रेडिट कंपनी, यानी कि आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और क्रेडिट भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब एनबीएफसी क्या होता है पहले ध्यान दें। एनबीएफसी वो कंपनीज होती हैं जो कि बैंकिंग के तरीके से कुछ कुछ सेवाएं देती हैं, प्रॉपर बैंक नहीं होती हैं, तभी बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यानी कि फाइनेंशियल कंपनीज तो होती हैं, वित्तीय कंपनी तो होती हैं, लेकिन प्रॉपर बैंक नहीं होती हैं। क्योंकि बैंक बनने के लिए दो चीजें चाहिए। बैंक, वही उसे ही हम लोग बैंक कहते हैं, जो कि हमारा पैसा जमा भी करे और हमको लोन भी दे, हमारा पैसा जमा भी करे और हमको लोन भी दे। लेकिन यहां पर जो आर्यमान फाइनेंशियल कंपनी सर्विस लिमिटेड को एनबीएफसी बनाया गया है। एनबीएफसी यानी कि वो कंपनी जो कि हमारा पैसा जमा करेगी, हमारा पैसा नहीं जमा नहीं करेगी, हमारा पैसा जमा नहीं करेगी, हमारा पैसा जमा नहीं करेगी, हमें क्या देगी? लोन प्रोवाइड करेगी, हमारा पैसा इन्वेस्ट करेगी, हमें इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगी, यानी कि हमें आईपीओ वगैरह से इन्वेस्टमेंट करवाएगी। ठीक है, और इसका जो लिमिट है वो 10 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक का है, याद रखना। तो ये बाकी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज तो देगी, लेकिन हमारा पैसा जमा नहीं करेगी जैसे कि बैंक जमा करता है, यानी कि इट इज नॉट अ प्रॉपर बैंक, क्लियर पॉइंट। तो आरबीआई ने इस वित्तीय कंपनी को एक लाइसेंस दे दिया है कि आप एनबीएफसी बन जाओ। आप क्या बन जाओ? एनबीएफसी बन जाओ। आप क्या बन जाओ? आप एनबीएफसी बन जाओ, आप एनबीएफसी बन जाओ, क्लियर पॉइंट। आप क्या बन जाओ? एनबीएफसी बन जाओ, क्लियर पॉइंट। ये एनबीएफसी बन जाओ बोल दिया है आरबीआई ने। अब आरबीआई जब एनबीएफसी बनेगा, आरबीआई एनबीएफसी का लाइसेंस देता है तो एक्ट के तहत देता है। कौन सा? आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये लाइसेंस दिया
जाता है। तो अभी आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है किसको, आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को, कि आप एनबीएफसी के तौर पे क्या हो सकते हो, रजिस्टर हो सकते हो और कार्य कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल आता है वो क्या आता है, वेयर इज इसरो डेवलपिंग इट्स थर्ड लॉन्चिंग पैड। अभी देखिए इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है इसका, इंडियन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो, ठीक है, 1969 में इसको बनाया गया था इसरो को। अब इसरो क्या करता है, जब भी अपना मिसाइल लॉन्च करेगा, जब भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो एक जगह से लॉन्च करता है। वो जगह कौन सी है, वो जगह कौन सी है, आंध्र प्रदेश में है। वो जगह कौन सी है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह है, तो श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा है। और श्रीहरिकोटा में कौन सी जगह है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, याद रखना। यहां से लॉन्च किया जाता है, यानी कि इसरो अपने मिसाइल सैटेलाइट वेटेलाइट कहां से लॉन्च करता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करता है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। क्लियर पॉइंट, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अभी ये सतीश धवन स्पेस सेंटर का नाम कब बदला गया था, तो 2002 में बदला गया था, ठीक है, 2002 में बदला गया था। सतीश धवन सर डायरेक्टर थे और इसरो का, और जिनके कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इनके देहांत के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, इनके सम्मान में किसको, श्रीहरिकोटा रेंज का नाम बदल के सतीश धवन स्पेस सेंटर कहा गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहा गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहा गया। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सारी की सारी चीजें याद हो जाएं। क्लियर पॉइंट बच्चों। अभी देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर में, ठीक है, एक लॉन्च पैड बनाया गया, ठीक है। लॉन्च पैड का मतलब क्या होता है, जहां से सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, लॉन्च किया जाता है। तो यहां पे क्या था कि भाई भारत बहुत सैटेलाइट बनाने लग गया था, लेकिन लॉन्च करने के लिए एक ही पैड था। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर में एक और लॉन्च पैड बनाया गया, ठीक है, जहां से लॉन्च किया जाएगा। ये वो छोटी सी जगह है जहां से लॉन्च किया जाएगा। जैसे हमारे घर में किचन होता है ना, किचन में खाना बनाया जाता है, वैसे ही सतीश धवन स्पेस सेंटर में ये वो जगह है जहां से बच्चों क्या किया जाता है, ये वो जगह है जहां से लॉन्चिंग होती है, याद रखना, ठीक है। ये बनाया गया था 2005 में। क्लियर बच्चों, यहाँ पे ये कब बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था, ठीक है बच्चों। चलिए ये कब बनाया गया था, कहां पे, 2005 में बनाया गया था। क्लियर पॉइंट, ये 2005 में बनाया गया था, ठीक है, यह बात याद रखना, ठीक है। अब 2005 में बनाया गया था, लेकिन अभी तीसरा भी बनाया जा रहा है, क्योंकि और भी ज्यादा लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, लॉन्चिंग और भी ज्यादा हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है, याद रखना, लॉन्चिंग बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं। तीसरा जो कि 2029 तक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो अभी इसरो क्या बना रहा है, अपना तीसरा लॉन्च पैड बना रहा है। कहां पे बना रहा है, श्रीहरिकोटा में बना रहा है, क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखिएगा। और ये तीसरा लॉन्च पैड जैसे ही बन जाएगा ना, वैसे ही लॉन्चिंग की कैपेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी भारत की। और ये क्या है, ये तीसरा जो लॉन्च पैड है, थर्ड लॉन्च पैड जो क्या करेगा, हैवी सैटेलाइट को लेकर के जाएगा, हैवी सैटेलाइट को लेकर के जाएगा। हैवी यानी कि 12,000 केजी से लेकर के 14,000 यानी कि 14 टन, ठीक है, 14,000 केजी तक के सैटेलाइट को ये ले जाने की क्षमता रखेगा, ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि भारत की स्पेस में क्षमता, कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्लियर बच्चों यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज आता है वो क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इंडिया इज कंसिडरिंग रिफ्यूजल टू एक्स्ट्राडाइट शेख हसीना प्राइमरीली टू कंप्लाई विद विच इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन। पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पूरी कहानी यहां पे क्या कह रही है, कि शेख हसीना को जब मृत्यु की सजा सुनाई गई थी 2025 के नवंबर में, ठीक है, नवंबर में। शेख हसीना उस वक्त कहां पे थी, तो शेख हसीना उस वक्त भारत में थी और अभी भी भारत में ही है, ठीक है। भारत में शरण लिया था इन्होंने और भारत ने शरण दिया था। क्लियर पॉइंट। तो जैसे ही शेख हसीना को मृत्यु की सजा सुनाई गई बांग्लादेश के द्वारा, मृत्यु दंड दिया गया बांग्लादेश के द्वारा, तो बांग्लादेश ने क्या बोला भारत को कि भैया हमारे मुजरिम तुम्हारे पास है, तुम हमको वापस कर दो। तो ये वापस करने का जो प्रोसेस होता है ना, इसको टर्म दिया जाता है एक्स्ट्राडाइट। क्या दिया जाता है, एक्स्ट्राडाइट, ठीक है, एक्स्ट्राडाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यर्पण। क्या बोलते हैं,
प्रत्यर्पण, ठीक है बच्चों, प्रत्यर्पण कहते हैं। यानी कि बांग्लादेश ने भारत को क्या बोला कि भारत सर हमारी मुजरिम आपके पास है, आप प्रत्यर्पण करो, एक्स्ट्राडाइट करो, यानी कि हमारी मुजरिम को हमको वापस कर दो। अब सवाल यह आता है कि भारत क्यों नहीं वापस करेगा, भारत क्यों नहीं वापस करेगा, ध्यान से सुनेगा। भारत इसलिए वापस नहीं करेगा क्योंकि शेख हसीना जैसे ही जाएंगी बांग्लादेश में, शेख हसीना को मार दिया जाएगा, क्योंकि मौत की सजा ऑलरेडी सुनाई जा चुकी है। और मौत की सजा किसने सुनाया है, मौत की सजा किसने सुनाया है, याद रख लेना, मौत की सजा सुनाया है, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, किसने सुनाया है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाया है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाया है, जो कि इंटरनेशनल शब्द ये मत समझना कि कोई विदेशी संस्था है, नहीं, ये बांग्लादेश की संस्था है। 1973 में इसको बनाया गया था मिजाबुर रहमान के द्वारा। मिजाबुर रहमान, जिनको हम लोग बांग्लादेश का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, मिजाबुर रहमान, ठीक है, मुजाबुर। तो यहाँ पे उन्होंने आईसीटी बनाया, जिसने मौत की सजा सुनाई शेख हसीना को। अब ये आईसीटी जो है, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे याद रखना कि भाई शेख हसीना को वापस कर दो हमें। अब शेख हसीना को भारत इसलिए वापस नहीं कर रहा क्योंकि देखो कहां पे, बांग्लादेश में फरवरी 2026 में है इलेक्शन, ठीक है, 2026 में इलेक्शन। दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एक है अवामी लीग, एक है अवामी लीग जो कि बड़ी पार्टी है, और एक पार्टी है, याद रखना, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी, ठीक है। अवामी पार्टी के लीडर कौन है, तो शेख हसीना, कौन है, तो शेख हसीना, ठीक है। और बीएनपी की कौन है, तारिक रहमान, ठीक है, तारिक रहमान, कौन है, तारिक रहमान, ये बात आप लोग को याद रखनी है, कौन है, तारिक रहमान, कौन है, तारिक रहमान। अब इलेक्शन जब होगा ना, तो यही दोनों पार्टी में से कोई ना कोई जीतेगी, इसलिए जीतेगी क्योंकि ये दोनों ही भारत के ये दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी है भारत में, वैसे ही यहाँ पे अवामी लीग और बीएनपी है बड़ी पार्टी। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई जीतेगी। और दोनों ही दोनों कौन है, भारत के मित्र हैं, भारत से दोस्ती बहुत अच्छी रखते हैं, ठीक है, भारत के दोनों ही दोनों मित्र हैं, ठीक है। तो इलेक्शन होने वाले यहाँ पे, तो जैसे ही बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा, शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा, बांग्लादेश मार देगा, यानी कि अवामी लीग जो पार्टी है वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे किसको दबा दिया जाएगा, तारिक रहमान को दबा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्शन फरवरी में होगा ही नहीं, और जब इलेक्शन फरवरी में होगा ही नहीं तो सरकार किसकी रहेगी, सरकार रहेगी, याद रख लेना, मोहम्मद यूनूस की, किसकी, मोहम्मद, ठीक है, किसकी रहेगी, मोहम्मद यूनूस की सरकार रहेगी, मोहम्मद यूनूस की सरकार रहेगी। और ये किसके चमचे हैं, और ये किसके गोद में जाके बैठते हैं, बड़ा मजा आता है इनको उनकी गोद में जाके बैठ के, ठीक है। तो वो गोद है, चाइना की गोद है, अमेरिका की गोद है, और पाकिस्तान की गोद है। इस गोद में जाके उनको बड़ा ही मजा आता है सर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जाके उनकी गोद में बैठ जाएंगे। तो भारत अगर शेख हसीना को वापस लौटाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये इलेक्शन नहीं होगा, और भारत चाहता है कि इलेक्शन हो और ये भारत के साथ अच्छे संबंध बांग्लादेश के बने। क्योंकि जो भी आप लोग देख रहे हो ना, ये मारा काटी सब कुछ हो रहा है, ये नहीं बांग्लादेश के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये किसके द्वारा, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व है। कितना ज्यादा अफरा तफरी मचा दो कि भारत कुछ ना कुछ तो हड़बड़ी में करेगा ही बांग्लादेश के खिलाफ, और जैसे ही बांग्लादेश के खिलाफ भारत करेगा, ये सारे कंट्री खड़े हो जाएंगे बांग्लादेश के साथ और भारत के खिलाफ। और देखते ही देखते बांग्लादेश की जमीन क्या बन जाएगी, अमेरिका का मिलिट्री बेस बन जाएगा, चाइना का मिलिट्री बेस बन जाएगा, और भी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज का मिलिट्री बेस बन जाएगा, जो कि भारत नहीं चाहता है। इसीलिए भारत नहीं भेजना चाहता शेख हसीना को बांग्लादेश में, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ इंटरनेशनल कानून भी तो होने चाहिए ना। तो भारत ने बोला कि ठीक है ना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, भेज दूंगा, लेकिन थोड़ा ठहरो। तो बांग्लादेश ने क्या बोला भारत को कि अरे सर आप शायद भूल रहे हो, भारत सर भूल रहे हो, हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन में। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR। क्या है उस एग्रीमेंट का नाम, ICCPR है उस एग्रीमेंट का नाम, ठीक है। जिसमें बांग्लादेश और भारत दोनों ने ही साइन किया था। और इसका क्या मतलब है कि अगर किसी देश का मुजरिम किसी दूसरे देश में चला जाए तो वो दूसरा देश मुजरिम को वापस करेगा, ऐसा कहा गया था, याद है भारत आपको, बांग्लादेश ने पूछा भारत से, भारत ने बोला हाँ बिल्कुल। पर शायद बांग्लादेश तुमको ये बात याद नहीं है कि इसी ICCPR का जो आर्टिकल 6 है वो क्या बताता है, अगर उस आदमी की जान का रिस्क है
तब हम मना कर सकते हैं उस आदमी को उस देश में भेजने से। तो यहाँ पे शेख हसीना का जानकारी इसके, आप तो क्या ही साफ ही बोल रहे हो कि मौत के घाट उतार दिया जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो ये लाइफ रिस्क है, तो लाइफ रिस्क वाला आपको शायद याद होगा बांग्लादेश सर, लाइफ रिस्क वाला कॉन्सेप्ट था कि आर्टिकल 6 के तहत अगर लाइफ का रिस्क है तो आप मना कर सकते हो, ठीक है ना सर, ठीक है। हम नहीं मारेंगे, हम नहीं मारेंगे शेख हसीना को, ऐसा बांग्लादेश कह रहा, हम नहीं मारेंगे। तो सर आपको शायद आर्टिकल 7वां याद नहीं है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 क्या कह रहा है कि आप अगर किसी को नहीं मारते हो, वो तो आर्टिकल 6 में आ गया। अगर आप किसी को टॉर्चर का भी शक है, इसको किसी को टॉर्चर का भी शक है, ठीक है, या भी इन ह्यूमन एक्टिविटी का भी शक है, ठीक है, इन ह्यूमन एक्टिविटी का भी शक है, यानी कि आप उसके साथ कुछ और भी गलत करते हो, उसको 15-15, 20-20 दिन खाना नहीं देते हो, टॉर्चर करते हो, तो इस ग्राउंड पर भी हम आपको मना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको मना कर रहे हैं, भारत ने यह बात बोला है किसको, बांग्लादेश को, ठीक है। फिर बांग्लादेश ने यह कहा कि ठीक है ना सर, चलो इंटरनेशनल लेवल पे तो हम फेल हो गए, लेकिन यार हम दोनों के बीच में भी तो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्स्ट्राडाइट एग्रीमेंट, 2013 में, ठीक है, 2013 में और 2016 में भारत हमारे बीच में, कौन बोल रहा है ये, बांग्लादेश बोल रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, कौन सा, एक्स्ट्राडाइट, ठीक है बच्चों, कौन सा, एक्स्ट्राडाइट, यानी कि प्रत्यर्पण संधि हुई थी। अब ये प्रत्यर्पण की जो संधि थी ना, इसमें क्या कहा गया था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण की जो संधि थी, इसमें क्या कहा गया था भारत के द्वारा, ये बांग्लादेश के द्वारा, कि भैया सेम कंडीशन थी कि अगर बांग्लादेश से कुछ अपराधी भारत में भाग के जा रहे हैं या भारत के कुछ अपराधी बांग्लादेश भाग के जा रहे हैं, तो दोनों उन अपराधियों को एक्सचेंज करेंगे, वापस लौटा देंगे। सर भारत जी आपको पता है ना, ठीक है, मोदी जी आपको पता है ना ये भी एग्रीमेंट हुआ था, तो मोदी जी क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ सर बिल्कुल पता है क्या हुआ था, लेकिन आपने दो आर्टिकल शायद आपने पढ़ा नहीं है उसका, ठीक है। पहला जो आर्टिकल है सर वो क्या कहता है, पहला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 आपको यह बताता है कि अगर तो वो बंदा पॉलिटिकल ऑफेंस है, यानी कि राजनीतिक अपराधी है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक अपराधी है, यानी कि अगर वो बंदा क्या है, तो पॉलिटिकल ऑफेंस किया उसने, किसी ने पॉलिटिकल ऑफेंस, ठीक है, पॉलिटिकल ऑफेंस है अगर मान लो, तो हम वापस नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल ऑफेंस का मतलब क्या है कि भैया जो रूलिंग पार्टी है वो हो सकता है कि जबरदस्ती इल्जाम लगा रही हो उसको, पावर में तो है ही, वो जबरदस्ती इल्जाम लगा के बोल रही हो कि नहीं 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 तुम तो भैया हो मुजरिम, ठीक है, और आप हो सकता है कि शेख हसीना को जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हो, भाई ये भी तो पॉसिबल है ना, नहीं नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, ये पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं किया उन्होंने, ऐसा बांग्लादेश बोला। भैया शेख हसीना पॉलिटिकल ऑफेंस ही तो किया इसने, तभी तो आप इसके पीछे पड़े हो। तो भैया पॉलिटिकल ऑफेंस वाले को भी हम 2013 और 2016 में जो संधि हुई थी बाहर निकालते हैं, शायद आपको पता होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, एक आर्टिकल आपको और भी पता होगा इसी एग्रीमेंट का, आर्टिकल नंबर 8, किस एग्रीमेंट का, 2013 और 2016 का, कौन सा, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, कौन सा, ठीक है, एक्स्ट्राडाइट ट्रीटी, यानी कि प्रत्यर्पण संधि। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि अगर आपके मंसूबे सही नहीं लग रहे उस आदमी के खिलाफ, जैसे कि मान लो मैं शेख हसीना को आपको सौंप रहा हूं और आपको शेख हसीना के खिलाफ आपके मंसूबे ही ठीक नहीं लग रहे हैं, आप मतलब कुछ गलत ही सोच के बैठे हो कि आने तो दे, इसकी टांग काट देंगे, हाथ काट देंगे, आंखें फोड़ देंगे, ठीक है, इसको फांसी चढ़ाई देंगे, इसको इतना जलील कर देंगे खुद ही आत्महत्या कर लेगी, आपके मंसूबे सही नहीं है ना सर, यानी कि गुड फेथ नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, गुड फेथ नहीं है, तब भी हम वापस नहीं करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने क्या बोला है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने क्या बोला है कि नहीं सर हम वापस नहीं करेंगे, ठीक है, तो याद रखना। तो सवाल क्या आता था, भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार मुख्य रूप से किस अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व का पालन करने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो याद रखना इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए भारत ने साफ मना कर दिया है कि ना हम नहीं देंगे भाई साहब शेख हसीना को वापस, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल आता है वो क्या आता है, अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सेंटर और स्टेट का कितना शेयर है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार की जो फंडिंग अनुपात क्या है, रेशो क्या है, यानी जो भी खर्चा
दिया जाता है सड़क बनाने के लिए, उसमें कितना खर्चा केंद्र सरकार का और कितना खर्चा राज्य सरकार का आता है, ये आपका सवाल है। ठीक है, लेकिन किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वो वाले राज्यों की बात कर रहा हूं। ठीक है, याद रखना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है का आखिर? ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है बच्चों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? ये ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना कब आई थी ये? तो 2025 में, 2000 में आई थी, 2000 में आई थी। और 2025 में क्या हो गया इसका? 25 साल पूरे हो गए। कितने? 25 साल पूरे हो चुके हैं, 25 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब इसका आंकलन किया गया है कि भैया इसने आखिर क्या किया है, कितना अचीव किया है। तो इसमें जो टारगेट रखा गया था ना 25,000 किलोमीटर का एक टारगेट रखा गया था, इतना सड़क हम लोग बनाएंगे। और 2025 और 26 के लिए कितना यहाँ पे दिया गया है, फंड दिया गया है 19,000 करोड़ का। ये सारी चीज आपको याद रखना, 19,000 करोड़ का। अब आ जाते हैं सवाल पे कि जो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिसका टारगेट है कि भैया पूरे भारत में हम लोग सड़क बना देंगे, पूरे भारत में सड़क बना देंगे, हर एक गांव को सड़क से जोड़ देंगे, तो यहां पे जो खर्चा आएगा, जो फंड आएगा, वो कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा? ठीक है, याद रखें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख करोड़ का यहाँ पे फंड है, 1 लाख करोड़ का यहाँ पे फंड है, एग्जांपल मान लीजिए। ठीक है, तो इसका केंद्र सरकार जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार यानी कि सेंटर है और स्टेट है, इसमें रेशो अलग अलग है। ठीक है, याद रखना। तो 60% कौन देगा? सेंटर देगी। ठीक है, 40% कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। कहां पे? प्लेन वाले एरिया में। ठीक है, प्लेन्स एरिया। ठीक है, याद रखना, प्लेन वाले एरिया में। उसके बाद 90% सेंटर देगा, 10% कौन देगा? स्टेट देगा। कौन से एरिया में? नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, किसमें? उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में। उसके बाद 100% कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। 100% कहां पे देगी? ठीक है, तो यूटीज में देगी, यूनियन टेरिटरीज में यानी कि केंद्र शासित राज्यों में। ये पूरा डिटेल आप लोगों को यहां पे दिया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय के अंदर में आता है? किस मंत्रालय के अंदर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है, यानी कि ग्राम विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में आता है। क्लियर पॉइंट बच्चों, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में आता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आता है आपका क्या है? अंडर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए, ऑस्ट्रेलियाज डिसीजन ऑन टैरिफ मींस, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता है, समझौता का नाम क्या है? ईसीटीए, इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है ये? ईसीटीए, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है, ईसी इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर पॉइंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट, ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कि ट्रेड के लिए किया गया था। किस किस के बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और कब किया गया था? 2022 में किया गया था, 2022 में किया गया था, 2022 में। क्लियर पॉइंट, अभी 2022 में किया गया था, 2025 में क्या हो गया? इसका तीसरी एनिवर्सरी होगी। कौन सी? थर्ड एनिवर्सरी हो गया है। ठीक है, थर्ड एनिवर्सरी हो गया है। तो जाहिर सी बात है भैया, यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला कि सर आपका ना 2024 और 2025 वाले साल में ना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ 8% एक्सपोर्ट बढ़ा है, 8% आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा एक्सपोर्ट किया है हमारे इस सारे एग्रीमेंट की वजह से, यानी कि बहुत अच्छी बात है। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे एक और ऑफर दे दिया है, ठीक है, भारत को कि सर अभी 2025 तो जा चुका है, 2026 ऑनवर्ड्स यानी कि
1 जनवरी 2026 से जो भी सामान भारत ऑस्ट्रेलिया को बेचेगा यानी कि एक्सपोर्ट करेगा, उस पे जीरो टैक्स लगाएंगे हम लोग, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत जो भी सामान ऑस्ट्रेलिया को बेचेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया सामान बेचने देगा, यानी कि 0% टैक्स लगेगा, याद रख लेना। क्लियर पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए पहले 100 रुपए का सामान भारत में था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जैसे मान लीजिए 10% का टैक्स लगा दिया, तो वहां ऑस्ट्रेलिया में जाकर सामान 110 रुपए का हो जाता था, 10 रुपए महंगा, तो 10 रुपए महंगा अगर ऑस्ट्रेलिया में सामान बिकेगा तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अभी ऑस्ट्रेलिया ने बोला ना कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए का है ना, हम 0% टैक्स लगा देंगे और आपको क्या 100 ही रुपए का ऑस्ट्रेलिया में सामान बेचो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारा बहुत सारा सामान ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बिकेगा, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, इंटरनेशनल ट्रेड भारत का बढ़ेगा और भारत का कद इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखना भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA यानी कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रेलिया के टैरिफ संबंधी फैसले का क्या मतलब है? मतलब यह है कि 0 कस्टम ड्यूटी लगेगा ऑन ऑल द इंडियन एक्सपोर्ट टैरिफ लाइन। जितना भी सामान बेचना चाहता है भारत ऑस्ट्रेलिया में बेच सकता है, वो भी 0% टैक्स के साथ। बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बात है, ठीक है। देखते चले जाए और जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं सेशन को देख रहे हैं, ठीक है, याद रखिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों के सिलेक्शन में हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान हो। और जिस तरीके से मैं दोस्तों आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं, मैं जान लगाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। नो डाउट यहां पे शुरू से लेके अंत तक हर एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हु टॉप्स हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 अमंग इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स। भारतीय मूल के वो सारे के सारे प्रोफेशनल मैनेजर्स जो हैं उन सबकी लिस्ट जारी किया है हुरुन ने। याद रखना भारतीय अमीरों की लिस्ट नहीं, अमीरों में क्या होता है ना कि बिजनेसमैन भी है, ठीक है, वो बहुत, अब भाई मुकेश अंबानी है तो है अमीर, इसमें आप क्या ही कर सकते हो। मैं यहां पे बात कर रहा हूं किन की? प्रोफेशनल मैनेजर्स, यानी भारतीय मूल के जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो मैनेजरों में सबसे अमीर कौन सा है उसकी लिस्ट निकाली है किसने? हुरुन ने। हुरुन कहां की कंपनी है? एक रिसर्च कंपनी है, हुरुन रिसर्च कंपनी है जो इस तरीके की रैंकिंग देती है, ठीक है, रिसर्च कंपनी है। कहां की रिसर्च कंपनी है? तो यूके की है। कहां की है भाई साहब? तो यूके की है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना, कहां की है? तो यूके की है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे? संघाई में है। कहां पे है? संघाई में है। संघाई कहां पे है? तो चाइना में है। इसने लिस्ट निकाला है और बोला है, हुरुन ने लिस्ट निकाला है और बोला है सबसे अमीर, ठीक है, सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर। सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? जयश्री उल्लाल। कौन है? जयश्री उल्लाल, ठीक है, टॉप मैनेजर्स में आते हैं, भारतीय मूल की मैनेजर है ये, ठीक है। इन्होंने किस किस को, और इसके जो नेटवर्थ है वो कितने देख लो, 50,170 करोड़, 50,170 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है। इन्होंने सत्या नडेला को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, सत्या नडेला कौन है? सीईओ, ठीक है, सीईओ किसके सीईओ है भाई? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है भाई, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है भाई, ठीक है। उसके बाद देखना सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई, इनको भी पीछे छोड़ दिया। ये लोग पहले टॉप और सेकंड रैंक पे हुआ करते थे। ये कौन के हैं भाई? तो गूगल के सीईओ है भाई, ठीक है, याद रख लेना। तो अभी हुरुन की इस लिस्ट में जितने भी भारतीय मूल के मैनेजर्स हैं उन सब में सबसे अमीर की बात कर रहे हैं, तो याद रख लेना कौन है? जयश्री उल्लाल, सबसे अमीर मैनेजर जयश्री उल्लाल, याद रखना आप लोग। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर विच लीगल फ्रेमवर्क इज हिमाचल प्रदेश रेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज हेम्प कल्टीवेशन इन द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव। अभी देखिए हेम्प कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? भांग की खेती,
ठीक है। अभी हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को लीगलाइज कर दिया, यानी कि कानूनी तौर पे अलाउ कर दिया कि भांग की खेती अब की जा सकती है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर पॉइंट। भांग की खेती, क्या भांग की खेती, भांग की खेती, भांग की खेती, ठीक है। कहां पे? हिमाचल, कहां पे? हिमाचल प्रदेश। बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश में। और कौन है सीएम? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है ये? किसने इजाजत दिया है? ठीक है, सुखविंदर। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू सर हैं हमारे, सुक्खू सर हैं। इन्होंने क्या बोला है कि भांग की खेती लीगल कर दिया गया है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। भांग की खेती लीगल कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। और तो सर भांग तो नशीला पदार्थ है, तो क्या कोई कानून नहीं है? तो कानून है ना, उसी कानून का पालन करते हुए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती होगी, याद रखना। तो कानून कौन सा है? नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985, यही वो एक्ट है जिसका पालन किया जा रहा है। और अभी हिमाचल प्रदेश में क्या किया जाएगा? भांग की खेती की जाएगी, भांग की खेती की जाएगी। अब ये क्या कहता है, ये एक्ट क्या कहता है कि ठीक है आप भांग की खेती कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो उसका उद्देश्य होगा, लेकिन जो उसका उद्देश्य होगा, ठीक है, उद्देश्य होगा वो क्या होगा? उसका जो उद्देश्य होगा वो मेडिकल होना चाहिए, यानी कि दवाइयां बनाने में, ठीक है, दवाइयां बनाने में उसका इस्तेमाल होना चाहिए, टेक्सटाइल में उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, आपके उद्योग में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। उसको नशीले पदार्थ के रूप में नहीं इस्तेमाल करना है, आपको याद रखना, ठीक है। तो ये कैसे साबित होगा सर वो कि नशीला पदार्थ में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है, उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। ये जो भांग है ना, ये जो भांग है ना, ठीक है, याद रखना, ये जो भांग है ना, इसमें जो नशीला पदार्थ होता है ना, नशीला पदार्थ होता है ना, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? हाइड्रो, ठीक है, टेट्रा हाइड्रो कैनोबिल, ठीक है, याद रखना क्या नाम होता है? टेट्रा हाइड्रो कैनोबिनोल, ठीक है, टेट्रा हाइड्रो क्या नाम होता है? टेट्रा, टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो कैनो, ठीक है, कैनोबिनोल, कैनाबिनोल, ठीक है, कैनाबाइनोल, ठीक है, कैनाबाइनोल, बाइनोल। क्लियर अपन यहाँ पे याद रखना, ठीक है, कैनाबाइनोल। क्या नाम है इसका? टेट्रा हाइड्रो कैनाबाइनोल, टेट्रा हाइड्रो कैनाबाइनोल, ठीक है, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल, ठीक है, टेट्रा हाइड्रो CANNABINOL, ठीक है, टेट्रा TETRA, टेट्रा TETRA हाइड्रो HYDRO CANNA कैना BINOL, टेट्रा हाइड्रोबिनोल। ये जो नशीला पदार्थ है इसी की वजह से भांग में नशा होता है और लोग नशे में झूमने लग जाते हैं। तो ये जो नशीला पदार्थ है ना, इसकी मात्रा कितनी रखनी है? तो 0.3% की रखनी है, ताकि नुकसान हो ही ना, ठीक है, नुकसान हो ही ना। तो ये गाइडलाइंस दिया गया है भांग उगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में। तो अभी जो भांग हिमाचल प्रदेश में उगाई जाएगी, जिसमें याद रखना नशीला पदार्थ यानी कि टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल कितना होगा? टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल कितना होगा? टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल कितना होगा? 0.3%, और यही उगाई जाएगी। इससे किसानों को फायदा होगा। अब किसान ये खेती करेंगे पहाड़ों में, ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे जो मेडिकल सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का, उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसी के टारगेट रख के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिसीजन लिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। क्लियर बच्चे यहाँ पे? तो याद रख लेना कौन सा एक्ट है? तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या आता है बच्चों? समुद्री प्रदूषण प्रक्रिया के लिए मुंबई में RPREX 2025 का संचालन किस संगठन ने किया है? यानी कि समुद्री प्रदूषण, समुद्र में जो प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए एक एक्सरसाइज चलाई गई है, एक एक्सरसाइज चलाई गई है, याद रखना, एक एक्सरसाइज चलाई गई है। यानी कि समुद्री प्रदूषण प्रक्रिया को रोकने के लिए एक एक्सरसाइज चलाई गई है। क्लियर पॉइंट? RPREX, क्लियर है? RPREX। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है याद रखना? RPI रीजनल लेवल पॉल्यूशन। क्या? रीजनल, ठीक है, रीजनल लेवल पॉल्यूशन, ठीक है, रीजनल लेवल पॉल्यूशन, ठीक है, रीजनल लेवल पॉल्यूशन। आरपी का मतलब रीजनल लेवल पॉल्यूशन, ठीक है, आर का मतलब रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव एक्सरसाइज। ये क्या है?
ये क्या है, RPREX, क्या है ये, RPREX, क्लियर पॉइंट, RPREX एक्सरसाइज। ये कौन कंडक्ट कर रहा है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड इसको कंडक्ट कर रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड कब बनाया गया था, तो 1978 में बनाया गया था। तारीख आप लोगों को बतानी है कमेंट बॉक्स में, क्लियर पॉइंट, ये बनाया गया था। ये एक एक्सरसाइज चला रही है जिसका नाम क्या है, RPREX। और ये एक्सरसाइज क्यों चलाया जा रहा है, तो समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए, समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, कम करना इसका मकसद है। और समुद्री प्रदूषण को कम कैसे किया जाएगा, समुद्र में प्रदूषण कैसा होता है, समुद्र में जैसे कि मान लीजिए ऑयल पिल्स हैं, ठीक है, ऑयल पिल्स हैं, यानी कि समुद्र में जो तेल के पीपे खुल जाते हैं, तेल जो है लीक हो जाता है, तो पानी के ऊपर सतह पे पूरा एक लेयर छोड़ देता है, बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा पानी में नहीं जा पाती और यहाँ पे जलीय जीव जंतु जो होते हैं ना, वो मर जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्लियर है। तो ऑयल पिल्स वगैरह की जैसे ही खबर मिलेगी, ठीक है, किसको खबर मिलेगी भाई साहब, तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के तहत एक वेसल दिया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, क्या, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, यानी कि एक पोत यानी कि एक शिप दिया जा रहा है। यही शिप हर जगह पता लगाएगी कि कहां कहां पे पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, मरीन पॉल्यूशन यानी कि समुद्री प्रदूषण हो रहा है, तो ये रोकने की कोशिश करेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है किसको समुद्री प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड कब बनाया गया था, तो 1978 को बनाया गया था। कौन सा प्रदूषण, तो समुद्री प्रदूषण, क्लियर पॉइंट। और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, क्लियर पॉइंट। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिव एक्सरसाइज चलाई गई है, और इसलिए चलाई गई है ताकि समुद्र में प्रदूषण को रोका जा सके, क्लियर बच्चे। यहाँ पे चलिए आखिरी सवाल आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा, यानी कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा की, ठीक है, मुख्य सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव की बात कर रहे हैं, मुख्य सचिव बनने वाली, ठीक है, बनने वाली पहली महिला कौन है, ये आपका सवाल है। मनोज आहूजा, अनु गर्ग, तुहिन कांता पांडे, अमिताभ कांत, ठीक है, तो यहाँ पे नाम एक ही है महिला का, तो अनु गर्ग, क्लियर पॉइंट। तो ये जो महिला दिखाई दे रही है, ये कौन है, अनु गर्ग, इन्हें ही बनाया गया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी होता कौन है, चीफ सेक्रेटरी होता कौन है, तो भाई साहब चीफ सेक्रेटरी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितने भी IAS ऑफिसर्स होते हैं किसी भी राज्य के, सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, हेड ऑफ ऑल सिविल सर्वेंट, जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन सबका हेड होता है चीफ सेक्रेटरी। और उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फीमेल इस पोजीशन पे बैठी है। उड़ीसा के जितने भी IAS ऑफिसर है उन सबको लीड कौन करेगा, तो अनु गर्ग अब लीड करेंगी, ये ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, तो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, एडवाइस, ठीक है, सलाह देंगे। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक है, कौन, गवर्नर यानी कि राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल क्या करेंगे, इनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है, इनकी नियुक्ति यानी कि इनका अपॉइंटमेंट करेंगे, क्लियर पॉइंट बच्चे। यहाँ पे आई होप आप लोगों ने सारा का सारा न्यूज नोट किया होगा, सब कुछ नोट किया होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक और तड़कते भड़कते सेशन में कल सुबह। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय